मम्मी का बर्थडे आ रहा है। गोल्ड लेने का तो काफी मन है। क्या करूं, इतने सारे ऑप्शंस है। फिजिकल गोल्ड है, म्यूचुअल फंड है, गोल्ड ईटीएफ भी है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आप भी मेरे जैसे गोल्ड इन्वेस्टमेंट को लेकर कंफ्यूज्ड हो? कौन सा ऑप्शन सेफ है, सस्ता है या कन्वीनियंट है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गोल्ड के अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और उसके प्रोज एंड कॉन्स भी डिस्कस करेंगे। फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स, क्या ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट है? अरे रुको, पहले इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करो ताकि ऐसी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो। गोल्ड की कहानी वैसे तो हजारों साल पुरानी है। एंशिएंट सिविलाइजेशन के टाइम से ही लोग गोल्ड माइन करते आ रहे हैं। एस्टीमेट के हिसाब से अब तक दुनिया भर में लगभग 2,16,265 टन गोल्ड माइन किया जा चुका है, जिसमें ज्यादातर गोल्ड सिर्फ 3 कंट्रीज से आता है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और रशिया। गोल्ड प्रोड्यूस करने में तो इंडिया पीछे है, लेकिन कंज्यूम करने में चाइना के बाद नंबर 2 पे आता है। इंडिया में गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं, एक सेंटिमेंट है। शादी हो या फेस्टिवल, गोल्ड लेना एक ट्रेडिशन बन चुका है। हर घर में गोल्ड ज्वेलरी होती ही है। इंडिया में गोल्ड का क्रेज इस बात से पता चलता है कि इंडिया के हाउस होल्ड्स, बेसिकली हमारी इंडियन वुमेन के पास टोटल 25,000 टन गोल्ड है। मतलब इतना गोल्ड कि अगर आप दुनिया के टॉप 8 सेंट्रल बैंक्स के गोल्ड रिजर्व्स को जोड़ दो तो भी कम पड़े। तो सोने में ऐसा है क्या कि इंडियन हाउसवाइफ से लेकर ग्लोबल सेंट्रल बैंक तक सब इसे खरीदना चाहते हैं? गोल्ड इज डिफिकल्ट टू माइन। जमीन के अंदर से सोना निकालना बहुत टफ काम है, इसीलिए ये रेयर है और वैल्यूएबल भी। इनफैक्ट दुनिया भर में जितना भी सोना एक्सट्रैक्ट हुआ है उसमें से 2/3 1950 के बाद ही माइन हुआ है ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइनिंग टेक्नोलॉजी। नॉट पॉसिबल टू क्रिएट काउंटरफीट गोल्ड। दुनिया में हर चीज का डुप्लीकेट बनता है, पर सोने का काउंटरफीट अब तक कोई भी नहीं बना पाया है। और लोगों ने ऐसा करने की काफी कोशिश भी की है। इनफैक्ट कुछ नामचीन साइंटिस्ट जैसे कि न्यूटन ने भी ये ट्राई किया था, और एक पूरी डेडिकेटेड फील्ड ऑफ स्टडी एल्केमी भी बनाई गई है, जिसमें बेस मेटल को गोल्ड में बदलने की स्टडी करी जाती है। सोना कभी अपनी प्रॉपर्टीज ऑल्टर नहीं करता है, मीनिंग ये कभी खराब नहीं होता, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 1064 डिग्री सेल्सियस है। मतलब आग में ये आसानी से मेल्ट नहीं होता। और क्योंकि ये सिल्वर या कॉपर की तरह कोरोसिव नहीं होता, इसका हवा और पानी भी कुछ नहीं बिगाड़ते। इसीलिए पुराने जमाने के गोल्ड आज भी चमकते रहते हैं। लगभग आधा गोल्ड ज्वेलरी बनाने में चला जाता है। हाँ, वही हमारे नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स। 25% गोल्ड कॉइन गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ जैसे इन्वेस्टमेंट में भी यूज होता है। 20% गोल्ड दुनिया के सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व के रूप में रखा हुआ है, जैसे आरबीआई, यूएस फेड वगैरह। और बाकी बचा गोल्ड मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, चिप्स, दवाइयों और कभी कभी दांतों के फिलिंग्स में भी यूज होता है। तो कुछ गोल्ड तो डायरेक्टली यूज हो जाता है और सेंट्रल बैंक्स द्वारा स्टोर होता है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्टेबल गोल्ड होता है जिसमें लोग पैसे लगाते हैं। और इस इन्वेस्टेबल गोल्ड के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा रिटर्न देता है। गोल्ड ने पिछले 5 और 20 सालों में निफ्टी के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। नंबर 2, गोल्ड इज लेस वोलेटाइल। इसके साथ ही गोल्ड का प्राइस कम वोलेटाइल होता है। पिछले 33 सालों में गोल्ड का प्राइस सिर्फ 7 बार ही गिरा है, और सबसे ज्यादा गिरावट 20% की थी। इन कंपैरिजन टू सेंसेक्स 9 बार गिरा है और सबसे ज्यादा गिरावट है 42% की।
hedge during uncertain times. हिस्ट्री उठा के देख लो, जब भी मार्केट क्रैश हुआ है, जैसे 1991 टू 1992, 2000 में डॉट कॉम बबल, 2008 टू 2009 फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 कोविड टाइम्स और करंटली टैरिफ्स वॉर के चलते इकोनॉमिक्स अनसर्टेनिटी भी हुई है। हर बार गोल्ड ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हमारा ये मानना है कि गोल्ड एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन देता है। हर इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में लगभग 10% गोल्ड में लगाना चाहिए। सेफ भी है, स्टेबल भी है और जब मार्केट डाउन होता है तो काफी काम आता है। तो ये तो समझ आ गया कि एजेस आफ्टर एजेस गोल्ड को हम एक इन्वेस्टेबल और वैल्यूएबल एसेट की तरह देखते हैं और इसके पीछे कुछ जेन्युइन रीजंस भी है। अब बात करते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करें। आज के टाइम में सिर्फ फिजिकल गोल्ड ही नहीं, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के कई ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी एसजीबी, जो एक वक्त में बेस्ट ऑप्शन माना जाता था। अब गवर्नमेंट ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया। एसजीबी 2015 में आरबीआई ने लॉन्च किया था, मेनली इसीलिए ताकि फिजिकल गोल्ड की इंपोर्ट कम हो सके। ये सबसे फेवरेट ऑप्शन बन चुका था ड्यू टू मेनी रीजंस, जैसे नो मेकिंग चार्जेस, नो जीएसटी, 2.5% एनुअल इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट देती थी, और अगर 8 साल तक होल्ड करो तो कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगता था। लेकिन बढ़ते गोल्ड प्राइसेस के चलते गवर्नमेंट ने 2024 के बाद कोई एसजीबी अनाउंस नहीं किया। अब क्योंकि ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो चलो देखते हैं कि बाकी के ऑप्शन से कौन से हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। ये समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से हर गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आज के टाइम में आसानी से मिल जाता है, चाहे आप ऑनलाइन बाय करो या ऑफलाइन। लेकिन हर ऑप्शंस के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं, इसीलिए हम इन सभी गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को कुछ की पैरामीटर्स के बेसिस पे कंपेयर करेंगे, जैसे कि ईज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, क्या ये प्रोडक्ट इजीली खरीदा या बेचा जा सकता है। एक्सपेंसेस, इसमें कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, जैसे मेकिंग चार्जेस, जीएसटी एक्सेट्रा। रिस्क, क्या इसमें प्राइस का उतार चढ़ाव या स्टोरेज का रिस्क होता है। टैक्सेशन, कैपिटल गेन्स टैक्स, जीएसटी या दूसरे टैक्स इंप्लीकेशंस क्या है। चलो एक एक करके इन्हें समझते हैं ताकि आप अपने लिए बेस्ट गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर सके। फिजिकल गोल्ड मतलब ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड बिस्किट जो आप हाथों में ले सकते हो, देख सकते हो और छुपा भी सकते हो। आप अपने आसपास के ज्वेलर के पास जाके ज्वेलरी खरीद सकते हो या बैंक या पोस्ट ऑफिस से कॉइन्स और बिस्किट भी ले सकते हो। बहुत लोग इसे फेस्टिवल सीजन या शादी के टाइम पर लेना पसंद करते हैं। अब प्रैक्टिकल साइड देखते हैं। ईज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना तो आसान है, ज्वेलर के पास जाओ, पसंद करो और ले लो। बेचना भी पॉसिबल है, लेकिन ज्वेलर्स हर बार मार्केट रेट नहीं देते हैं, थोड़ा प्राइस नेगोशिएट करते हैं, पर इंस्टेंट कैश मिल जाता है। एक्सपेंसेस, ज्वेलरी खरीदते वक्त सबसे बड़ा खर्चा होता है मेकिंग चार्जेस, जो 7% से 12% तक हो सकता है। उसके ऊपर 3% जीएसटी भी लगता है। अगर लॉकर में रख रहे हो तो लॉकर रेंट भी एक्स्ट्रा कॉस्ट बन जाता है। ओवरऑल फिजिकल गोल्ड सबसे महंगा पड़ सकता है विद 15 से 20% एक्स्ट्रा कॉस्ट। रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क ये है कि ये चोरी हो सकता है। घर में रखा तो सिक्योरिटी का इशू, बैंक लॉकर में रखा तो कॉस्ट का इशू। ऑल्सो प्योरिटी भी वेरीफाई करनी पड़ती है क्योंकि मिलावट बहुत होती है। टैक्सेशन, जब आप गोल्ड बेचते हो तो उस पर लगने वाले टैक्स इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने उसको कितने समय तक यूज किया और होल्ड किया। अगर
आपने गोल्ड को 3 साल से ज्यादा होल्ड किया तो LTCG में आता है। इस पर आपको 20% टैक्स प्लस 4% सेस यानी टोटल 20.8% टैक्स देना होता है। अच्छी बात यह है कि आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, जिससे आपका टैक्स थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है। अगर आपने गोल्ड को 3 साल से कम समय तक होल्ड किया तो ये STCG में आता है। इस केस में टैक्स आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से लगता है, यानी अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको गोल्ड खरीदना है लेकिन घर में संभालना नहीं है तो डिजिटल गोल्ड एक मॉडर्न और सेफ ऑप्शन है। इसमें आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐप के थ्रू गोल्ड बाय करते हो। वो गोल्ड फिजिकली आपके नाम पे सिक्योर वॉल्ट में स्टोर होता है। आप उसे टच नहीं करते, लेकिन वो आपका ही होता है और जब चाहो आप उसकी फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हो। ईज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, आप फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे, पेटीएम, तनिष्क, ऑगमॉन्ट जैसे प्लेटफॉर्म से ₹1 में भी गोल्ड खरीद सकते हो। लिक्विडिटी इस प्रोडक्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इंस्टेंट बाय या सेल फीचर मेक्स इट सुपर लिक्विड। नो वेटिंग, नो ज्वेलर, नो नेगोशिएशन, fully digital and instant. Expenses, 3% GST is applicable, same as physical gold. इसके साथ एप्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक स्प्रेड भी लेते हैं ऑफ अराउंड 2 to 3%। इसे डिजिटल गोल्ड परचेज करने पर ओवरऑल 5 से 6% का कॉस्ट हो जाता है, जो फिजिकल गोल्ड से कम होता है, लेकिन ETF एंड म्यूचुअल फंड से ज्यादा। रिस्क, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप खरीदते हो वो प्लेटफॉर्म गोल्ड को सेफ वॉल्ट में रखता है, तो चोरी का कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म अभी तक RBI या सेबी के डायरेक्ट रेगुलेशंस में नहीं आते हैं, इसीलिए एंटिटी रिस्क हो सकता है, बट अब तक ऐसा कोई मेजर इशू सामने नहीं आया है। टैक्सेशन, सेम एज फिजिकल गोल्ड, 3 साल के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आपके इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से लगता है। 3 साल के बाद बेचो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। गोल्ड ETF का मतलब होता है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी आप सोना स्टॉक मार्केट के थ्रू खरीद रहे हो बिना फिजिकली हैंडल किए। ये स्टॉक खरीदने की तरह होता है, आप इसे डीमैट अकाउंट के थ्रू बाय या सेल करते हो। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप रिलायंस या टाटा मोटर्स के शेयर बाय करते हो, वैसे ही आप निप्पॉन इंडिया गोल्ड ETF, HDFC गोल्ड ETF या SBI गोल्ड ETF बाय कर सकते हो। ईज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, आपको सिर्फ एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। ऐप या ब्रोकर के थ्रू मार्केट आवर्स में कभी भी बाय या सेल कर सकते हो। एक्सपेंसेस, देयर आर नो मेकिंग चार्जेस और लॉकर फीस, बस एक छोटी सी एक्सपेंस रेशियो होती है, अप्रोक्सीमेटली 0.5% to 0.75% ईयरली। उसके ऊपर ब्रोकरेज प्लस डीमैट चार्जेस भी लगते हैं, टेकिंग द टोटल कॉस्ट टू 1 to 2%। बट हाँ, मिनिमम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड खरीदना पड़ता है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट बाकी प्रोडक्ट से ज्यादा होता है। रिस्क, ये सेबी रेगुलेटेड होता है तो इट्स सेफ। कभी कभी लिक्विडिटी का इशू हो सकता है अगर बायर्स और सेलर्स कम हो मार्केट में। टैक्सेशन, सेम एज फिजिकल गोल्ड, होल्डिंग पीरियड लेस देन 3 years you pay short term capital gains and more than 3 years you pay long term capital gains with indexation benefits। और लास्टली गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप इनडायरेक्टली गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करते हो, लेकिन बिना डीमैट अकाउंट के। ये म्यूचुअल फंड कंपनीज के प्रोडक्ट होते हैं जो आपको SIP या लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। इसका बिगेस्ट बेनिफिट है ईज ऑफ एक्सेस, स्पेशली फॉर दोस्त जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें आप ETF का एक्सपेंस रेशियो तो देते ही हो, जो 0.5 to 0.75% होता है। इसके अलावा
म्यूचुअल फंड हाउसेस भी अपना एक्स्ट्रा एक्सपेंस चार्ज करते हैं लगभग 0.5% तक, जिसकी वजह से टोटल कॉस्ट ETF से ज्यादा होता है। इसीलिए अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो डायरेक्टली गोल्ड ETF लेना ही बेटर ऑप्शन है। सेम इन्वेस्टमेंट्स, सेम रिटर्न्स पर कम खर्चा। आज के टाइम में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये एक फीजिबल ऑप्शन नहीं रहा। ऐसे में गोल्ड ETF एक अच्छा अल्टरनेटिव है। लेकिन गोल्ड ETF खरीदने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान जरूर रखें। डीमैट अकाउंट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट जरूरी है। गोल्ड ETF सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज पर मिलता है, इसीलिए बिना ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट के खरीदना इसे पॉसिबल नहीं है। एक्सपेंस रेशियो चेक करो। हर गोल्ड ETF को मैनेज करना एक कॉस्ट है जो 0.5% to 0.75% के बीच होता है। ये चेक करना जरूरी है क्योंकि ये आपके इन हैंड रिटर्न्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। ब्रोकरेज और डीमैट चार्जेस। ETF खरीदना और बेचने पर ब्रोकरेज लगता है और डीमैट अकाउंट के एनुअल चार्जेस भी होते हैं। लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स बेहतर है। 3 साल से ज्यादा होल्ड करने पर इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होती है। लिक्विडिटी रिस्क को समझो। गोल्ड ETF में लिक्विडिटी रिस्क होता है क्योंकि प्राइस मार्केट डिमांड या सप्लाई पर डिपेंड करता है। अगर मार्केट में बायर्स और सेलर्स कम हो तो बेचने में दिक्कत आ सकती है। अलग अलग फंड हाउसेस के ETF का एक्सपेंस रेशियो, पास्ट परफॉर्मेंस और लिक्विडिटी कंपेयर करना बहुत जरूरी है ताकि बेस्ट ऑप्शन चूज कर सको। गोल्ड ने लास्ट फ्यू इयर्स में काफी सॉलिड रिटर्न दिया है। अगर आप 2020 के कोविड टाइम की बात करो तब गोल्ड लगभग 45,000 to 50,000 पर 10 ग्राम था और अब ₹95,355 है। That's 100% returns in 5 years with 15% CAGR returns। आज के ग्लोबल सिनेरियो में जहां रशिया यूक्रेन वॉर, जियोपॉलिटिकल टेंशन और ट्रम्प जैसे लीडर्स की अनप्रेडिक्टेबल ट्रेड पॉलिसीज मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्टर्स को काफी रिस्क फेस करना पड़ रहा है। इस बैकड्रॉप में गोल्ड एक टाइम टेस्टेड सेफ हेवन एसेट है जो मार्केट गिरावट के दौरान आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करता है। गोल्ड पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना, वोलेटिलिटी कम करना और वेल्थ प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। तो आपको क्या लगता है, शुड यू बी इन्वेस्टिंग इन गोल्ड राइट नाउ या फिर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं? इन एनी केस कमेंट्स में हमें आपके प्रिफर्ड गोल्ड प्रोडक्ट्स जरूर शेयर करें। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। थैंक यू। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.